बेटा आज से हम पढ़ रहे हैं जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट। ठीक है, वर्ड अगर अजीब लगा होगा तो मैं इसका मतलब मैं आपको बता दूं। जस्टिफाइबिलिटी और फंडामेंटल राइट का बेसिकली मतलब होता है कि कैसे जस्टिफाई किया जाए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं वो हमारे लिए सूटेबल हैं या कंफर्टेबल हैं। तो याद रखो, हर फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करने के लिए लॉ का होना या कानून का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए क्या किया गया है, आर्टिकल 13 बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, विच गिव्स टीथ टू फंडामेंटल राइट। क्या होगा कि अगर देश में कानून व्यवस्था नहीं होगी तो आप कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करोगे? आप खुद इस बात को सोचो। इसलिए कानून का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच आर्टिकल गिव्स टीथ टू फंडामेंटल राइट, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 13। ये देखो, मार्किंग इसकी जरूर करना। अब इस हिसाब से आप याद रखो, लॉज की ना दो कैटेगरी होती है। आइदर लॉ होते हैं एग्जिस्टिंग लॉ या तो लॉ होते हैं फ्यूचर लॉ। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहा जाता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले जो लॉज इंडिया में थे उन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या एग्जिस्टिंग लॉ कहते हैं। जैसे नाम देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहाँ बना? इंडिया में। किस चीज के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट के। क्या है? एक्ट माने लॉ। साल देखो ना कब बना है, 1872। मतलब बायो नेचर कैसा लॉ है? एग्जिस्टिंग लॉ है। अच्छा, दूसरी बात करता हूं मैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कब बना? 2013 में। मतलब कब? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर लॉ। तो याद रखना, लॉ की दो कैटेगरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले थे उनको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोला गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनने के बाद इंडिया में रहे उसे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोला गया। और इन्हीं को दूसरे भाषा में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एग्जिस्टिंग लॉ भी कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले थे, और वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडिया में लग रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फ्यूचर लॉ। तो ये बात आपको भूलना नहीं है। आगे जैसे हम पढ़ाई को बढ़ाते हैं, अगर आपको दोनों लॉज का मतलब समझ आ गया तो लॉ की एक डेफिनेशन आर्टिकल 13 में दी हुई है। ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछेगा ये डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। जो भी रूल या ऑर्डर भारत की टेरिटरी में लग रहा है उसको लॉ माना जाएगा। ये लॉ की डेफिनेशन मत भूलना, एग्जाम में आएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24th अमेंडमेंट में क्या लिखा है ये बात याद रखना। 24th अमेंडमेंट कब आया? 1971 में। उसमें यह आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो आर्टिकल 368 के हिसाब से चेंज हो सकता है। ये बात आप मत भूलना, आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज आ सकता है, तो वो आर्टिकल है 368। तो उम्मीद है अभी तक जो पढ़े हो आपको समझ आ गया है। एक बार रिव्यू करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स को ताकत कहां से मिलती है? कानून से, लॉ से। लॉ को कौन से आर्टिकल में समझा गया? 13। दो लॉज कौन से हैं? एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। लॉ की डेफिनेशन आपने देख ली। इंडिया की टेरिटरी में जो रूल, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ लग रहे हैं सब क्या है? लॉ है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो कौन से आर्टिकल से किया जा सकता है? 368 से। कहां से आया ये आर्टिकल 368? तो 24th अमेंडमेंट से आया, जो 1971 में डाला गया था। ये बात मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब एक एक करके अपने फंडामेंटल राइट्स पे बेटा, जिसमें सबसे पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। दिस इज योर फंडामेंटल राइट नंबर 1। कहां से कहां तक ये है? तो ये है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। इसको पढ़ते ही आपका राइट टू इक्वालिटी खत्म होगा। तो आज हम सिर्फ राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे और इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये है क्या। चलो शुरू करते हैं इस चीज को। तो देखो, यहां पर एक फ्लो चार्ट बना के दिया है, इसमें आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मैं आपको यहां पे मतलब समझाता जा रहा हूं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 है। कौन सा आर्टिकल है? 1, 4, 14।
आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि इंडिया के टेरिटरी में कोई भी हो, वो इंडियन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये समझ लेना, कॉमन है सबके लिए, कानून की नजरों में सब बराबर है, वॉट एवर बी द रैंक ऑफ द पर्सन, लॉ में सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आगे आर्टिकल 14 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, भारत के कानून में सबको प्रोटेक्शन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, अपराधियों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, ये बात याद रखना, ये आर्टिकल 14 कहता है। अगला आर्टिकल उसके बाद जो आता है हमारा, उसे हम कहते हैं आर्टिकल 15, जिसपे एक मूवी भी आ चुकी है। आर्टिकल 15 जो है हमारा ये कहता है कि इंडिया में किसी के साथ भी रिलीजन के बेसिस पर, रेस के मतलब बॉडी कलर मतलब गोरा काला, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स माने जेंडर के बेसिस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और जो हमारी सरकार है उसको इंश्योर करना होगा कि ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मैंने आपको क्या बता दिया, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 16, आर्टिकल नंबर 16 आता है हमारा 1616। आर्टिकल 16 क्या कहता है अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहता है कि जब गवर्नमेंट जॉब की बारी आएगी तो सबको अप्लाई करने का बराबर मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, किसी भी रेस का पर्सन हो, और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 14 क्या बोल रहा है, कानून में सब बराबर। 15 क्या बोल रहा है, किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 क्या बोल रहा है, जब गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो सबको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, मतलब रिजर्वेशन हो सकता है, हमारे देश में रिजर्वेशन है, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर बाद। देन आर्टिकल 17 जो आपका होता है वो होता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इंडिया में छुआछूत किसी भी प्रकार की अबॉलिश्ड है और इसकी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। देन उसके नेक्स्ट और आखिरी आर्टिकल आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। जब ब्रिटिशर थे तो जो लोग उनके वफादार थे, ब्रिटिशर उन लोगों को क्या करते थे, अलग अलग टाइटल या रैंक देते थे, जैसे राय बहादुर, साहब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब देश आज़ाद हुआ तो ये बोल दिया गया कि मिलिट्री एकेडमिक फील्ड छोड़कर किसी भी पर्सन को अगर टाइटल लेना है तो उसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होगी। जैसे टाइटल क्या है, वो चीज जो हम डिजर्व करते हैं। अब मैं पैसे देकर अगर अवार्ड खरीद देता हूँ, फिल्म फेयर अवार्ड गोज टू मिस्टर जमशेद, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अरे अवार्ड कब मिलेगा, जब मैं डिजर्व करूंगा ना। तो अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का अवार्ड है तो सरकार की परमिशन से ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ये बात भूलना मत। तो एक बार रिपीट करो, 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजरों में सब बराबर। आगे का इसका पार्ट क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून में सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 क्या बोलता है, सरकारी नौकरी में सबको अप्लाई करने की इजाजत है लेकिन एक्सेप्शंस है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या बोलता है, छुआछूत जो है वो अबॉलिश है। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या बोलता है, मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर कोई भी क्या करेगा, किसी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है। अब इसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जैसे हमको पढ़ना है तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे तुम्हारा आर्टिकल 14 यहाँ पे दे दिया है। आर्टिकल 14 क्या है तुम्हारा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको आप क्या करोगे, दो हिस्सों में काट के पढ़ो। एक हिस्सा कौन सा पढ़ो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा हिस्सा कौन सा पढ़ो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो हिस्सों में। आर्टिकल 14 कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब सरकार, किसी को भी बेसिकली इंसाफ से डिनाई नहीं करेगी, सबको इक्वल समझेगी। इक्वल समझने का मतलब कानून की नज़रों में सब बराबर है और इंडिया में सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है, ये बात आप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो पढ़ना है बेटा। अब इसमें आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का हिस्सा कहाँ से दिया गया है, तो बैरो नहीं बोरो है ना, इंग्लिश लॉ से दिया गया ये वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का। और जो ये दूसरा हिस्सा तुम देख रहे हो ना, कौन सा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। तो कानून की नज़रों में जो बोला जाए सब बराबर है, वो हिस्सा इंग्लिश लॉ से दिया गया। कानून में सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये हिस्सा कहाँ से दिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है।
नेक्स्ट आपको जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है सिंगल पर्सन लॉ का कंसेप्ट, जो यहाँ पर दिया हुआ है चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। आपको ये केस अगर मैं ढंग से समझाऊं और अच्छे से समझाऊं तो बस शॉर्ट में आप ये समझ लो कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार जो होती है एक अकेले पर्सन के लिए भी लॉ बना सकेगी और उसे इक्वेलिटी कहा जा सकेगा। जैसे इंडिया में एक शाहबानो का केस हुआ था जिसमें मुस्लिम वूमेन वो पहली थी जिसको शरिया से अलग जो कोर्ट सिस्टम है उसे एलुमनी प्रोवाइड की गई थी। ऐसे पहले किसी मुस्लिम महिला को नहीं प्रोवाइड किया गया। क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे समझाया था। फिलहाल चरणजीत लाल चौधरी का केस सुनो। केस क्या था? शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी हुआ करती थी। वहां पे बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ तो सरकार ने कंपनी पे टेक ओवर कर दिया और रूल ला दिया कि अब वहां के शेयर होल्डर को ना डिविडेंड मिलेगा ना ही वो मीटिंग्स में आ सकेंगे। तो चरणजीत लाल चौधरी जो थे वहां पर शेयर होल्डर थे, उन्होंने बोला आज तक कभी आपने किसी कंपनी के साथ ऐसा नहीं किया, आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला जरूरत पड़ने पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन है कि अब पर्सन को ही अकेले सिंगल पर्सन समझ सकते हैं और उसके लिए नियम और लॉ बना सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 14 आपका खत्म होता है। अब बारी आती है आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 15 की। मैंने अब ये नीचे समझा दिया है आपको। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 ये बोलता है कि सरकार को इंश्योर करना है कि किसी भी सिटीजन के साथ किन किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो सबसे पहला किस बेसिस पर? रिलीजन, धर्म के बेसिस पर। दूसरा रेस के बेसिस पर, बॉडी कलर। तीसरा कास्ट के बेसिस पर, सेक्स मतलब जेंडर के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर या ऐसे ही किसी बेसिस पर। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल या सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट को आगे ये भी इंश्योर करना होगा कि भारत के किसी भी नागरिक को शॉप में या होटल में या रेस्टोरेंट में या पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेस में या कुआं या बाथिंग हाट या रोड यूज करने से रोका ना जाए। आर्टिकल 15 सब रूल 2 ये कहता है, याद रखना, भूलना मत। आगे इसका एक्सप्लेनेशन और पढ़ोगे तो एक्सेप्शन दिया गया है। जहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जहां पर सरकार क्या कर सकती है, आपको कहीं जाने पर या किसी चीज पर एक्सेप्शन लगा सकती है और आप वहां पर डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर प्रोविजन SC ST के लिए बना दिया गया है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। SC ST में शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है वो कास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में लिखी हुई है, और शेड्यूल ट्राइब मतलब वो जनजातियां जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में बताया गया है। इनके लिए कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं। ये बात याद रखना इनके एडवांसमेंट के लिए, ये मत भूलना, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा आता है आर्टिकल, जो टिक कर रहा हो बस वो पढ़ना, उससे ज्यादा मत देखना। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। ये क्या कहता है? इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में सबको अप्लाई करने की क्या मिलेगी? परमिशन मिलेगी। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1 पढ़ो। कई बार मैं सब रूल भी बोलता हूँ, वो भी सेम है। आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जब जॉब के लिए कोई अप्लाई करेगा तो उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आगे ये भी बोलता है कि कुछ एक्सेप्शंस लगाए जा सकते हैं। किसके लिए? तो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब के लिए, या कुछ एरिया स्पेसिफिक रिजर्वेशंस भी होते हैं। एरिया स्पेसिफिक रिजर्वेशन मतलब कुछ जॉब सिर्फ उड़िया पर्सन को मिलेगी या कुछ जॉब छत्तीसगढ़िया पर्सन को मिलेगी। ये डोमिसाइल का क्लॉज भी लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे मत पढ़ना इसमें। तो ये आपका आर्टिकल 16 खत्म हो गया। अब उसके बाद बारी आती है आर्टिकल 17 की। अनटचेबिलिटी की मेरे लिए ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। जितनी तरह की छुआछूत है सब अबॉलिश है इंडिया में, इसे ऑफेंस माना गया है। ये पूरा पैराग्राफ आप ससम्मान क्या करो, पढ़ डालो, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। ये लाइन जरूर पढ़ना। अनटचेबिलिटी और सोशल बॉयकॉट अलग चीजें हैं दो। सोशल बॉयकॉट करने पर ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, ये बात मत भूलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन अबॉलिशन ऑफ टाइटल हमारा क्या है? आर्टिकल नंबर 18 है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, जो बोलता है कि कोई भी पर्सन मिलिट्री और एकेडमिक जगह को छोड़कर
किसी तरह का रैंक जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने ये भी बताया ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लोगों को रैंक दे दिया करते थे। अब हमारे देश में ऐसा नहीं चलता है। तो आपको अगर मैंने जो पढ़ाया है समझ आ गया है तो आप इसको एक बार देख लो, आपको बड़े अच्छे समझ आ जाएगा और कोई डाउट भी नहीं जाएगा। ये पूरी लाइन्स को पढ़ना है, एक भी लाइन को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जाके क्या हुआ, आपका आर्टिकल 14 to 18 खत्म हो गया। आज हम यही पढ़ देते हैं, हमारे लिए बहुत है, अच्छे से कंप्लीट कर दो, ठीक है बेटा। चलो, गॉड ब्लेस यू।